हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल मैंने 21 डेज़ में लास्ट किस तरह से रिवाइज़ करना है, किस तरह से किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है, उसके बारे में बताया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के 22 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी लोगों का उसमें ये कमेंट भी आया हुआ था कि अभी 60-65 क्वेश्चंस के आसपास नेट पे बन रहे हैं, 70-75 क्वेश्चंस के आसपास नेट पे बन रहे हैं, किसी-किसी के 80-85 के आसपास भी नेट में क्वेश्चंस बन रहे हैं, सही हो रहे हैं, पूरा नेगेटिविटी को हटाने के बाद में। और अभी भी कहीं न कहीं जो कुछ-कुछ चीज़ें हैं वो नहीं समझ में आ रही हैं, अभी भी नंबर भर नहीं रहे हैं जब टेस्ट पेपर दे रहे हैं। जब टेस्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं स्कोर भर नहीं रहा है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है या उसको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे चीज़ों को बढ़िया करें। अभी भी 3 हफ्ते हैं, तो क्या ऐसा करें कि कम से कम 90-95 क्वेश्चन के आसपास या 85 से ऊपर कम से कम क्वेश्चंस सही होने लगें, क्योंकि इससे काफ़ी डिमोटिवेशन सा फील हो रहा है, अंदर से अच्छा सा नहीं लग रहा है जब नंबर भर नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं उन पर आप काम करिए, उनको प्लीज़ थोड़ा-सा और कंसीडर करिए आप। आपको एक चेंज अपने अंदर, अपनी प्रिपरेशन में देखने को मिलेगा, आपका स्कोर डेफिनिटली बढ़ेगा। क्या है वो चीज़ें? सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आपके 60-65 से क्वेश्चन से लेकर के 80 क्वेश्चन तक नेट में बन रहे हैं, तो उसमें आप 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ा सकते हो, अगर आप ढंग से ये देखते हो कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। गलतियाँ सिर्फ़ ये चीज़ नहीं है कि आपने कोई चीज़ अगर पढ़ी नहीं है या आपने पढ़ा था, आपने ओवरथिंक करके उसको गलत आंसर लगा दिया, सिर्फ़ गलती वही नहीं है। गलती ये भी है कि जो ईज़ी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ईज़ी टू मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, वो आयोग के बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम होती है, वही होती है घूम फिर करके। ये चीज़ आप आयोग के जो डिफरेंट डिफरेंट पेपर देखोगे, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो पीसीएस-जे का हो, चाहे वो एपीओ का हो, चाहे वो टाउन प्लानर का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो एपीएस का हो, चाहे फिर वो कोई स्वास्थ्य शिक्षा वाला या जो इस तरीके के स्टाफ नर्स के पेपर होते हैं, उनका पेपर हो। आपको वो थीम या टॉपिक देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने उन टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, तो कहीं न कहीं वो एग्ज़ाम में घूम फिर के आएँगे और आप उनको गलत कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो आप टेस्ट पेपर में चीज़ें कर रहे हो, उसमें क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रिपीट हुए हैं, वो थीम पूछी गई हैं। अगर वो नहीं पूछी गई हैं, कोई ऐसी रैंडम चीज़ पूछी गई है, उसको बहुत ज़्यादा चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट आयोग के हिसाब से नहीं हो सकता है। वो टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो उन्होंने वो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको ये चीज़ वहाँ पर फिगर आउट करनी है कि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ या जो चीज़ आपको नहीं आती थी, वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट थी या नहीं? अगर थी, तो आपको क्यों नहीं आती थी? क्या वो चीज़ आपके बेसिक मटेरियल में दी है? इसीलिए मैंने आपसे कल बोला था कि जो घटना चक्र वगैरह है ना, ल्यूसेंट वगैरह है, जो स्टैटिक का पोर्शन है, उसको आप जल्दी-जल्दी स्टार्टिंग के इधर 1 हफ्ते में अगर ट्राई करो, उसको निपटा दो। मतलब बाद के हफ्ते के लिए उसको नहीं रखना है। उससे क्या होगा कि जब 2 हफ्ते, जैसे अभी से 1 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक आप टेस्ट दोगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि उसके बाद आप टेस्ट नहीं दोगे, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो देंगे। तो ये जो 2 हफ्तों में जब आप टेस्ट दोगे, तो आपकी अगर घटना चक्र, ल्यूसेंट वगैरह रिवाइज़ होगी ना, कंप्लीट अच्छे से आपने रिवीज़न कर रखा होगा, तो आपके वो ईज़ी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और वो एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली आते हैं और वो आतेंगे आते रहेंगे। इस बार भी आएँगे, आप बैठ करके मिला लेना। जब 22 दिसंबर के बाद आप कट ऑफ वगैरह प्रिडिक्ट करोगे, देखोगे और अपने आंसर की से मिलाओगे ना, तो आप देखना कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप सबसे पहले घटना चक्र को चाहे पॉइंटर से रिवाइज़ करो, चाहे आप जो जो जिसमें आपके यूथ में जो दिए गए हैं, चाहे आप उससे रिवाइज़ करो, किसी से भी रिवाइज़ करो, इट्स अप टू यू। उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप जल्दी-जल्दी चीज़ों को रिवाइज़ कर लो और ये सब्जेक्ट वाइज़ करो। जैसे एक दिन में आपने एनवायरनमेंट और सेंसस का कर लिया, एक दिन में आपने यूपी का और उसके साथ में पॉलिटी का कर लिया, एक दिन में आपने पूरा हिस्ट्री कर लिया, एक दिन में आपने पूरा ज्योग्राफी कर लिया। जो बड़े सब्जेक्ट हैं उसमें पूरा 1 दिन आप दे सकते हो घटना चक्र के रिवीजन के लिए। जो छोटे सब्जेक्ट हैं, उनको आप 1 दिन में 2 निपटाओ। जब ये चीज़ आपके दिमाग और इसको जल्दी-जल्दी 2 से 3 बार कर लो। जैसे आपने सपोज़ 1 हफ्ते में पूरा ये 2 बार कर लिया या कम से कम 1 बार अच्छे से कर लिया प्रॉपर। उसके बाद में जो लास्ट हफ्ता होगा उसमें आप 2 दिन में पूरे सिलेबस को जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लोगे। तो आपकी वो जो रिदम है वो बनी रहेगी, आपकी फ्लो बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने पढ़ा फिर आप थोड़ा-सा भूलने लगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न तो होता है। लेकिन वो इतना नहीं होना चाहिए कि आपके आंसर्स एक-दूसरे में मिल जाएँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिली मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसी के डेटा के बेसिस पे आंसर करना है। आप जब टेस्ट दे रहे हो तो आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप फालतू में ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे। क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी थी, बट आपको उस क्वेश्चन का जो पीछे का जो हिडन मीनिंग था, आप उसको ढंग से समझ नहीं पाए या आपने उसको बहुत ज़्यादा कुछ दूसरी तरह से समझ लिया और आपने उसका आंसर कुछ और मार्क किया। तो ये चीज़ नहीं करनी है। कई बार जैसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है, उसमें पूछा गया गया होता है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 वर्ड हैं, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, इस टाइप के जो सोशलिस्ट वगैरह ये जो सेक्युलर वर्ड है, ये किस साल ऐड हुए थे या किसके उसमें ऐड हुए थे, या ये जो प्रेम्बल थी तो उसमें पहले से थे, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थे। और वहाँ पर आपसे वो सिंपल ये पूछ रहा है। आपको सिर्फ ये बताना है कि अच्छा ये कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, या ये पहले से थे। आपको अपनी तरफ से ये नहीं सोचना है कि ये पहले नहीं थे, फिर हुए, फिर कमिटी से हुए, ये हुए, वो हुए। जो वो पूछ रहा है बस उसके बेसिस से बताइए। स्पेशली 15 के आसपास क्वेश्चन जो है ना, वो स्टेटमेंट और असर्शन रीज़न वाले आते हैं, जो स्टेटमेंट टाइप के होते हैं। उनमें क्या होता है कि जो आपको पहली स्टेटमेंट दी है, वो उसके उसके नीचे रीज़न दिया होता है, असर्शन दिया होता है, रीज़न दिया होता है। तो जो स्टेटमेंट दी है पहली वाली, असर्शन जो है, उसका वो सही रीज़न है या नहीं, और वो उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आप उस लाइन के अलावा आपको अगर नॉलेज है, वो जो स्टेटमेंट दी है, उस टॉपिक के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो कई बार क्या होता है कि इंसान कुछ चीज़ें अपनी तरफ से
उसका जो मीनिंग है उसको वो समझ के चलता है, मान के चलता है। तो वहाँ अजम्पशन से नहीं होता है। वो जो स्टेटमेंट लिखी है सिर्फ़ उसी के बेसिस पे आप क्या कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हो, वो वहाँ पर मेन होता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत से लोग के गलत होते हैं और टेस्ट में भी उस टाइप के क्वेश्चन हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो डेटा दिया है उसी बेसिस पे आप आंसर करें और ये सिली मिस्टेक की कैटेगरी में आता है। तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप टेस्ट में दे रहे हो, आपको आता था बट आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से देखा ही नहीं और आप आगे बढ़ गए और वो क्वेश्चन आपका छूट गया और वो आपको आता था। इस तरीके की चीज़ें जो छोटी-छोटी ये सब जो है ना, इन पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे आपके 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। और जो हाई यील्ड वाले जो सब्जेक्ट या टॉपिक हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं, वही चीज़ें घूम फिर के आती हैं। पॉलिटी में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं, तो वो घूम फिर के आती हैं। उनके टॉपिक अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना तो उसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, तो वो धीरे-धीरे आपको लीड बना के देंगे। करंट अफेयर्स में कुछ-कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बार हुई हैं। पेपर क्योंकि बार-बार पोस्टपोन होता चला गया, तो चीज़ें कहीं न कहीं पाइल अप भी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपको ध्यान देना है जो काम की चीज़ें पहले हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको आप पहले तैयार कर लो। क्योंकि वो जैसे ही आपको टेस्ट पेपर में मिलेंगी और वो टेस्ट पेपर में लगातार पूछी जा रही हैं। तो वो चीज़ें जैसे ही आपके सामने आएँगी, आप कम से कम उनको सही कर लोगे। तो आपके 70, 75, 80 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनिटली बनेंगे, अगर आपने ढंग से चीज़ों को कर रखा है। और पीवाईक्यू को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा देखते रहो एंड समय तक भी। मतलब वो आपको लगातार अब जो 21 दिन है, उसमें बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा देखते रहना है। उससे क्या होगा ना कि जो आप चीज़ें रिवाइज़ कर रहे हो, उसमें आपको ये पता रहेगा कि मुझे कितना इन डेप्थ या कितना सुपरफिशियली चीज़ों को रिवाइज़ करना है। अगर आप पेपर को नहीं देखोगे पीवाईक्यू, तो पढ़ते-पढ़ते इंसान इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरलोड हो जाता है कि कई बार वो एक टॉपिक को मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने लगता है। कई बार इतना फ्लो में पता नहीं लगता है। आपको बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही जुडिशियसली आपको ये डिसीजन लेना होगा पढ़ते टाइम कि जो आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, वो कंप्लीटली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो। एक लास्ट चीज़ और है, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें भी आपके नंबर कम या ज़्यादा या ठीक आ रहे हैं, उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि जो टेस्ट आप दे रहे हो, वो एक्चुअल में उसका स्टैंडर्ड क्या है। अगर वो बहुत टफ होगा तो आपके नंबर ऑब्वियसली नहीं बनेंगे, बहुत ईज़ी होगा तो उसमें आपके नंबर अच्छे बनेंगे। अगर एक बैलेंस्ड टेस्ट होगा, जिसमें थोड़ा-सा स्टैटिक भी होगा, करंट भी होगा और क्वेश्चंस का लेवल भी वही होगा या उसी के आस-पास होगा जैसे आयोग क्वेश्चंस या टॉपिक्स या थीम पूछता है, तो कहीं न कहीं आपको उससे एक सही डायरेक्शन मिलती है। इस बार जो जेईईएस के टेस्ट में वो कुछ-कुछ टफ है, स्पेशली जो बाद वाले टेस्ट है ना, जो लेटेस्ट में हुए हैं, वो टफ एक्चुअल में है। तो उसमें अगर आपके नंबर कहीं न कहीं 80-85 आ रहे हैं, तो उससे परेशान नहीं होना है। लेकिन 80-85 आने चाहिए, मतलब अगर आप देख रहे हो इस पर्पज़ से, वैसे तो इसका ये रोल नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओ कि अरे मेरे इसमें नंबर कितने आ रहे हैं, उतने नंबर किसमें आ रहे हैं। आपकी सिली मिस्टेक ना हो, आपके पास जो नॉलेज है आप उसको एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करना सीखो। आप जो आपके पास चीज़ें हैं आप उनको लगा पाओ। जो भी आपके पास एक होता नहीं है ट्रिक्स हैं या जो भी चीज़ें आपने ओवर द पीरियड सीखी हैं, उनको आप अप्लाई करना सीखो। टेस्ट पेपर का ये बहुत बड़ा रोल होता है। तो टेस्ट पेपर से हार्डली एकदम ये नहीं मानते हैं कि टेस्ट पेपर में अगर मेरे इतने बन रहे हैं तो मेरे एग्ज़ाम में इतने आ जाएँगे, इसमें मेरे नहीं बन रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी नहीं बनेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके अगर 50 क्वेश्चन नेट में सही हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम में जाके आप डायरेक्ट अगर बैठोगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आप 90 सही कर लोगे, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पेपर में 75 क्वेश्चन बन रहे हैं या 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम हॉल में +-5 हो सकता है आराम से। तो अगर मान लीजिए कि आपके 85 बन रहे हैं, तो एग्ज़ाम में जाके आपके 90 हो सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, इन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए और अपनी गलतियाँ ज़रूर पकड़िए। मतलब प्रॉपर एक पेन लेकर के, कॉपी लेकर के आप बैठिए और उसमें देखिए कि ये जो मेरा टेस्ट पेपर था, इसमें मेरे अगर 30 क्वेश्चन गलत हुए, तो क्यों गलत हुए? ओवरथिंकिंग एक पार्ट है, आपने अपना आंसर बदला, वो एक पार्ट है। कुछ चीज़ों में आपने रिवाइज़ नहीं किया था, उनको रिवाइज़ करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन गलत हो गए, डीपीएसपी के क्वेश्चन गलत हो गए, कुछ-कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक आर्टिकल्स थे, वो गलत हो गए। स्पीकर के बारे में पूछा था, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पूछा था, वो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। उनको तुरंत पढ़ डालिए। मतलब उसमें फिर ये नहीं करना है कि उसको हम बाद में पढ़ेंगे, सेकंड डिवीज़न, थर्ड, नहीं। उसी दिन पढ़ डालिए, तो वो आपका क्वेश्चन, वो टॉपिक आपका तैयार हो गया। अब चांसेस ये हैं कि वो क्वेश्चन फिर से आ सकता है, मतलब उस टॉपिक से फिर से आ सकता है। मान लीजिए कि पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया या पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया या स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है? आर्टिकल के ऊपर आया, उनके बारे में जो उनकी डिफरेंट लॉज़ हैं वो आया, प्रेसिडेंट की वीटो पावर है उसके बारे में क्वेश्चन आया। अब मान लीजिए कि आपका गलत हो गया, आपने वो टॉपिक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टेस्ट में या मान लीजिए एग्ज़ाम में ही आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है, तो वो जो अगर टॉपिक आपने देख लिया होगा वहीं के वहीं, तो वो तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो वो गलत नहीं होगा और यही चीज़ आपको करनी है। करंट में भी इसी तरह से करना है, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पहले-पहले जल्दी-जल्दी करो और ये ट्राई करो कि 1 हफ्ते में सब कर लें। 1 हफ्ते में सब कर लें, तो उससे क्या है, आपका माइंड थोड़ा-सा उस इंटेंसिटी पे काम करेगा कि यार मुझे जल्दी-जल्दी करना है, जल्दी-जल्दी करना है। तो सब ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है? जो पहले करते हो उससे बेटर आएगा। फिर आपका 7-8 दिसंबर हो जाएगा, फिर जो दूसरा हफ्ता होगा, उसमें इसी तरह से चीज़ें स्ट्रेटेजाइज़ करना। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो चीज़ आप एकदम से बना लोगे, वही पूरा 21 दिन चलेगी। थोड़ा बहुत उसमें ऊपर-नीचे होता है, 19-20 चलता रहता है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आई थिंक ये आप करोगे तो इससे आपको 5 से 10 क्वेश्चन का डेफिनिटली एक एज मिलेगा और आप अपनी गलतियों को समझ करके इंप्रूव कर पाओगे इन बचे हुए 21 दिनों में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, सर्च करोगे ऊपर मेरी फोटो लगी हुई है, मिल जाएगा। वहाँ पर आरओआर के टारगेट्स भी चल रहे हैं, तो अगर आप आरओआर को अगर फोकस करो तो आप वहाँ पर उन टारगेट्स को पूरा करके अभी से एक एज बना सकते हो, एक लीड ले सकते हो। थैंक यू सो मच यार, पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचा है, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू यार।